नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा 2025 की तैयारी को लेकर के। तो देखिए यहां पर जेटेट परीक्षा 1 से 5 शिक्षक के लिए पर्यावरण अध्ययन आपके 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो इस 30 मार्क्स में आप 30 में से 28, 29 या 30 लाना चाहते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर तैयारी करने के लिए JCERT जैक की किताब को पढ़ना होगा, जो भी टॉपिक दिया गया है। तो हम आप सभी के लिए यहाँ पर JCERT जैक की किताब से टॉपिक को निकाल करके हैंड रिटेन नोट्स बनाते हैं और आपको देते रहते हैं, चाहे वो पर्यावरण अध्ययन का हो, चाहे वो गणित का हो, चाहे वो CDP का हो, हिंदी, अंग्रेजी या अन्य सब्जेक्ट जो भी हो, सारे सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको नोट्स PDF और साथ में वीडियो क्लासेस दी जा रही है। तो 1 से 5 के शिक्षक की संपूर्ण तैयारी जो है आपको क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके 500 रुपये में करवाया जाता है और 6 से 8 की भी तैयारी आपको 500 रुपये में करवाया जाता है। मोबाइल नंबर 9631054226 पर आप संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि केवल पर्यावरण अध्ययन का हमको संपूर्ण नोट्स चाहिए और उसका वीडियो, तो आपको सिर्फ 150 रुपये लगेंगे और आप यहाँ से पर्यावरण अध्ययन लेकर के तैयारी कर सकते हैं। तो आप इस तरह से यहाँ पर हमारे साथ जुड़िएगा JCERT जैक की किताब को पढ़ने के लिए, जिससे कि आप कम पढ़ करके यहाँ से अधिक प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। क्योंकि इसके आगे भी जैक का परीक्षा हुआ है, जहाँ से पर्यावरण अध्ययन का बहुत सारे प्रश्न एक चैप्टर से 2 प्रश्न भी आए हुए थे। जैक ने अपने ही किताब से पूछा था, उसी किताब का हम यहाँ पर नोट्स आपको बना रहे हैं। तो आप सभी जुड़ जाइएगा। चलिए देखते हैं परिवार और पड़ोस के अंतर्गत क्या प्रश्न पूछा गया है। ये जेटेट 1 to 5 के लिए पर्यावरण अध्ययन EVS के अंतर्गत जो टॉपिक 1 आपका सिलेबस दिया गया है वह है परिवार और पड़ोस। ठीक है, तो परिवार और पड़ोस से संबंधित हम यहाँ पर थ्योरी वाली क्लासेस भी करेंगे और साथ ही साथ इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आए हुए हैं, सारे राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे गए हैं, उस वस्तुनिष्ठ प्रश्न को भी हम देखेंगे। ठीक है, और आपको हम ये बता देते हैं कि पर्यावरण अध्ययन के लिए आपको देखिए हम आपके लिए यहाँ पर हैंड रिटेन नोट्स बना रहे हैं, जो कि आपके लिए यहाँ पर JCERT जैक के किताब से जो प्रश्न बन रहे हैं उसी टॉपिक को यहाँ पर केवल लाया जा रहा है। तो आप सभी इस नोट्स को अवश्य देख लीजिएगा। और जो हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं वो केवल पर्यावरण अध्ययन EVS का नोट्स यदि चाहिए तो उनको केवल 150 रुपये में EVS का नोट्स ले करके तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जो शिक्षक हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्रुप में, वो यहाँ पर 500 रुपये में 1 to 5 की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और जो जिनका एडमिशन जैसे देखिए हुआ था 2024 में, लेकिन उस समय क्या था, GK और GS था। ठीक है, GK और GS था, लेकिन उस सिलेबस को हटा दिया गया। तो वैसे शिक्षक यहाँ से उनको भी नोट्स मिलेगा, सिर्फ वे 99 रुपये पेमेंट कर देंगे। ठीक है, और जो न्यू केवल यहाँ पर PDF लेंगे और वीडियो केवल क्लास करेंगे EVS का, उनको 150 रुपये। तो आप सभी इसको ध्यान देते हुए जरूर सारे टॉपिक को हम यहाँ पर बनाने जाते हैं, आप सभी देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि परिवार क्या है। ठीक है, परिवार क्या है। परिवार समाज की एक ऐसी इकाई है जिसमें माता पिता, उनके विवाहित एवं अविवाहित बच्चे तथा अन्य सदस्य सम्मिलित रहते हैं, वो सभी परिवार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो परिवार क्या है, तो जिसमें हमारे माता पिता हो, विवाहित एवं अविवाहित बच्चे हो तथा अन्य सदस्य जो हमारे साथ मिल करके रहते हो, वो सभी एक परिवार का अंग ही माने जाते हैं। तो ये परिवार है। ठीक है, देखिए यहाँ पर नोट हमने लिख दिया है, नोट कि परिवार जो है शिक्षा का अनौपचारिक साधन है। ठीक है, याद रखिएगा ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि परिवार शिक्षा का कैसा साधन है। ठीक है, तो परिवार जो है अनौपचारिक साधन है। ठीक है, एक चीज़ आप याद रखिएगा, 2 तरह का यहाँ पर साधन का बात आता है। एक होता है औपचारिक, ठीक है, एक होता है औपचारिक और एक हम लोग देखते हैं अनौपचारिक। ठीक है, एक हम लोग क्या देखते हैं, अनौपचारिक। दोनों में अंतर है। ठीक है, अनौपचारिक का मतलब होता है कि हम अपने पास पड़ोस से जो भी चीज़ सीख रहे होते हैं, बिना किताब कॉपी कलम का देख करके, प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा जो हम सीख रहे होते हैं सामने देख करके, वो अनौपचारिक सीधा साधन होता है। ठीक है, और औपचारिक साधन का मतलब हो गया कि जो हम उपचार करके, जैसे विद्यालय गए और विद्यालय में यदि शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो वो औपचारिक है, यानी शिक्षा जो हमारा औपचारिक साधन हो गया। लेकिन जैसे हम पास पड़ोस में गए, वहाँ पर किसी बच्चा को खेलता हुआ देख करके हम वो खेलने सीख गए। ठीक है, तो ये अनौपचारिक हो गया। अब रही बात कि यदि आप स्टेडियम में गए, ठीक है, स्टेडियम में गए और वहाँ पर क्या किया, भाग लिया, माने आपने एडमिशन ले करके औपचारिक रूप से यहाँ पर सीखना प्रारंभ किया, तो ये औपचारिक में आ गया। लेकिन पास पड़ोस में आप गए, आपने देखा कि एक बूढ़े व्यक्ति जो है बहुत वजन उठा के लेके जा रहे हैं और वो सामान को नहीं ले जा पा रहे थे, लेकिन एक बच्चा आया
और उस बूढ़े व्यक्ति से सामान लेकर के आया, बूढ़े व्यक्ति अच्छा चलने लगे, तो इससे क्या हुआ, तो इससे आपके मन में एक सहयोग की भावना पनपी, आप सहयोग का भाव सीखें। तो ये क्या है कि अपने पर्यावरण में देख करके आप सीख रहे हैं, इसलिए ये अनौपचारिक साधन है। ठीक है, तो परिवार में हम बहुत कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं जो देख करके सीखते हैं कि बड़े पिताजी हैं तो उन्हें हमें क्या बोलना चाहिए, अगर हमारी बड़ी मम्मी है तो क्या बोलना चाहिए, बड़े पापा हैं तो क्या बोलना चाहिए, अपने से बड़े भाई को क्या बोलना चाहिए, किससे कैसा संस्कार मिलना चाहिए। तो ये परिवार में ही शिक्षा मिलता है सामाजिक, तो ये अनौपचारिक साधन है। ठीक है, यानी प्रत्यक्ष रूप से जो आप कहीं भी जाते हैं और किसी को देख करके सीखते हैं तो वो आपको अनौपचारिक साधन है, लेकिन किसी चीज़ में सम्मिलित होकर के विशेष शिक्षा ग्रहण करके लेते हैं तो वो हो जाएगा आपको औपचारिक साधन। तो परिवार जो है शिक्षा का अनौपचारिक साधन है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे है परिवार का वर्गीकरण। परिवार का कितने प्रकार का परिवार होते हैं। ठीक है, तो परिवार जो है आपको देखिए यहाँ पर 2 प्रकार का आपको पढ़ना है। एक होता है संयुक्त परिवार जिसको हम लोग कंबाइंड फैमिली कहते हैं, और दूसरा होता है व्यक्तिगत परिवार। व्यक्तिगत परिवार का ही नाम है एकल परिवार और उसी का नाम है नाभिकीय परिवार। याद रखिएगा, व्यक्तिगत परिवार को एकल परिवार के नाम से जाना जाता है, नाभिकीय परिवार के नाम से जाना जाता है, इसलिए कहीं कंफ्यूज मत होइएगा, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। देखिए हम आपके लिए इस कदर नोट्स आपका ईवीएस का बना रहे हैं कि आपको देखिए यहाँ 30 में 30 आने की पूरी गारंटी होगी। ठीक है, तो 30 में 30 गारंटी होगी, तो आप यहाँ से देखिए हैंड रिटन नोट्स है और जैक की किताब JCRT पाठ पुस्तक से है, और सभी सिलेबस आपको जो यहाँ पर दिए गए हैं वहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव और थ्योरेटिकल दोनों एक ही में हम आपको टॉपिक बाई टॉपिक बनाने का प्रयास किए हैं, और सभी का हमने बना दिया है। आप सभी यहाँ से ले लीजिएगा, और बहुत नए बन रहे हैं तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा यहाँ पर संयुक्त परिवार किसको कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा संयुक्त परिवार में कौन कौन आते हैं। संयुक्त परिवार में माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, पुत्र वधू एवं उनके बच्चे एक साथ एक ही घरों में रहते हैं। देखिए संयुक्त परिवार में 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी तक के सदस्य, 3 पीढ़ी तक के सदस्य जो है एक साथ रहते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त परिवार कहते हैं। जैसे 3 पीढ़ी में आपका हो गए, तो मान लीजिए आप हो गए, माने माता पिता हो गए। ठीक है, एक पीढ़ी उनके भाई बहन हो गए, एक पीढ़ी उनके दादा दादी हो गए, और चाचा चाची हो गए, नान हो गए। तो ये जो है 3 पीढ़ी के सदस्य एक साथ अगर किसी परिवार में रह रहे हैं तो वो समझिए कि आपका संयुक्त परिवार है। ठीक है, तो संयुक्त परिवार में क्या होता है, आपके माता पिता हो गए, पुत्र पुत्री हो गए, भाई बहन हो गए, चाचा चाची हो गए, दादा दादी हो गए, और उनके ब्याह हुई पुत्र वधू भी हो गए, उनके बच्चे सब एक ही साथ एक ही घरों में रहते हैं, उनको संयुक्त परिवार कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर नोट्स है कि सर्वाधिक आयु वाला व्यक्ति परिवार का मुखिया होता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि संयुक्त परिवार में घर का मुखिया कौन होता है। संयुक्त परिवार में घर का मुखिया कौन होता है। ठीक है, घर का मुखिया कौन होता है, तो संयुक्त परिवार में जो सर्वाधिक आयु वाला व्यक्ति होता है उसको लोग सम्मानित करते हुए घर का मुखिया बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि संयुक्त परिवार का गुण क्या है, संयुक्त परिवार में क्या क्या गुण पाया जाता है। सामाजिक जीवन का विकास, संयुक्त परिवार में सामाजिक जीवन का विकास बहुत ही अच्छी तरह से होता है, क्योंकि सामाजिक जीवन के लिए यहाँ पर विभिन्न प्रकार के दादा दादी लोग रहते हैं, चाचा चाची रहते हैं, जिससे बच्चे क्या होते हैं यहाँ पर समाज के बारे में देख करके सीख रहे होते हैं, जिससे उनके सामाजिक जीवन का विकास अच्छा से होता है। सामाजिक सुरक्षा, संयुक्त परिवार में बच्चों को बहुत अधिक सामाजिक सुरक्षा दिया जाता है, क्योंकि बच्चों को सिर्फ दादा दादी ही नहीं देखते हैं, उनके चाचा चाची भी देख रहे होते हैं, उनके भाई बहन भी देख रहे होते हैं, उनके पुत्र वधू भी उनकी देखभाल कर रहे होते हैं। सामाजिक सुरक्षा उनको बहुत ही अच्छा संयुक्त परिवार में मिलता है। खर्च की बचत, संयुक्त परिवार में देखिए खर्च की भी बचत होती है। जैसे कि आपने अगर आपके दादा दादी अलग रहते हैं, आपके पापा मम्मी अलग रहते हैं, आपके चाचा चाची अलग रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भोजन इनके लिए बन रहा था, जो भोजन इनके लिए बन रहा था, जो भोजन इनके लिए, ये तीनों अगर एक में बनेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए बहुत अधिक बचत होगी। लेकिन जब अलग अलग रहेंगे तो तीनों का खर्च यहाँ पर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो संयुक्त परिवार में खर्च की बचत होती है। बच्चों का समुचित पालन पोषण, देखभाल एवं विकास होता है। संयुक्त परिवार का यह एक गुण है कि इससे बच्चों का समुचित पालन पोषण, देखभाल एवं विकास हो पाता है। बताइए कैसे, तो देखिए यहाँ पे जैसे यदि आप एकल परिवार में रहते हैं, ठीक है, क्या रहते हैं, एकल परिवार में रहते हैं, तो एकल परिवार में क्या होता है, सिर्फ पति पत्नी और बच्चे होते हैं। ठीक है,
तो अब इसमें बच्चों का समुचित पालन पोषण नहीं होता। मान लीजिए कि पति कमाने गए तो पत्नी बच्चों का देखभाल करेगी, लेकिन पत्नी को और भी काम करना पड़ता है, इसलिए उसका समुचित पालन पोषण नहीं कर पाती है। ठीक है। लेकिन संयुक्त परिवार में क्या होते हैं कि मान लीजिए कि दादा हैं, दादी हैं, नाना है, नानी है, तो अगर यहाँ पर क्या होते हैं, या पुत्र वधू है, भाई या बहन है, तो ये इस बच्चा को क्या कर रहे होते हैं, अगर माँ उधर खाना बना रही है या माँ पढ़ाने चल गए, पिताजी पढ़ाने चल गए, तो ये बच्चा का ये जो संयुक्त परिवार में है दादा दादी भी देख लेते हैं, जिससे उनका समुचित पालन पोषण और देखभाल विकास अच्छा प्रकार से होता है, लेकिन एकल परिवार में नहीं मिल पाता है। ठीक है। बुजुर्गों के उपदेश एवं निर्देश का लाभ, देखिए बच्चा जो होता है एकाकीपन भी होता है, और बच्चा जो होता है सामाजिक होता है, बच्चे देश का भविष्य होते हैं। तो ये देखिए क्या होता है कि जब बच्चे संयुक्त परिवार में रहते हैं तो उनके साथ जो बूढ़े हो गए हैं उन्होंने बहुत कुछ सीखा होता है अपने जीवन से। ठीक है। अपने जीवन से बहुत अधिक सीख लिए होते हैं, जिसके कारण अगर बच्चा भी उनके साथ रहता है तो उनके उपदेश और निर्देश को सुन करके उसका लाभ उठाते हैं। तो ये सभी आपको संयुक्त परिवार में ही लाभ मिलने वाला है, बाकी में नहीं मिलने वाला है। ठीक है। लेकिन अब आप देखिएगा यहाँ पर संयुक्त परिवार का लाभ है तो उसका हानि भी होता है। ठीक है। उसका दोष भी होता है, गुण है तो उसका दोष भी होता है। तो संयुक्त परिवार में कुछ दोष भी पाए जाते हैं। देखिए वो दोष कौन सा है। पारस्परिक द्वेष, कलह एवं संघर्ष। देखिए संयुक्त परिवार में पुत्र वधू होते हैं, पुत्री होती है, भाई बहन होते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा, अगर सही परिवार आपके घर में नहीं आ पाए तो क्या होता है, कलह द्वेष होता है। पारस्परिक एक दूसरे से कलह होते रहता है, संघर्ष होता रहता है, लड़ाई चलते रहता है। ठीक है। आवश्यकता पूरी होते रहने के कारण अधिकांश सदस्यों का आलसी होना। देखिए संयुक्त परिवार का एक बड़ा दोष है कि इसमें जैसे क्या होता है, लोगों को सामाजिक सुरक्षा बहुत अधिक मिल रहा होता है, तो लोग क्या होते हैं कि इसमें बहुत अधिक आलसी हो जाते हैं। 2 सदस्य काम कर रहे हैं, बाकी 4 सदस्य जो आराम से घर में बैठ के खा रहे हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आश्रित लोग जो होते हैं वो आलसी हो जाते हैं। ठीक है। तो संयुक्त परिवार में आलस भरा होता है। चलिए अगला देखते हैं। एकल परिवार, एकल परिवार या व्यक्तिगत परिवार, या इसी का देखिए नाम है नाभिकीय परिवार। याद रखिएगा, कहीं कहीं प्रश्न पूछा हुआ। ठीक है। नाभिकीय परिवार ना, यानी एकल परिवार को ही व्यक्तिगत परिवार कहते हैं और नाभिकीय परिवार के नाम से भी जाना जाता है। एकल परिवार क्या है, देखिए एकल परिवार का स्वरूप लघु या छोटा होता है। एकल परिवार का जो स्वरूप होता है वह सबसे छोटा होता है, और संयुक्त परिवार का स्वरूप जो होता है सबसे बड़ा होता है। संयुक्त परिवार के विघटन के फलस्वरूप ही एकल परिवार का जन्म होता है। संयुक्त परिवार में जैसे 2 गो भाई रह रहे थे, लेकिन अब क्या हो गया कि वहाँ विघटन हो गया, टूट हो गया, तो भाई भाई अलग हो गए, तो इनका भी परिवार एकल परिवार हो गया और इनका भी परिवार एकल परिवार हो गया। ठीक है। यानी जब 2 गो कंबाइंड फैमिली टूटेंगे तो क्या बनाएंगे, व्यक्तिगत परिवार बनाएंगे। तो संयुक्त परिवार के विघटन के फलस्वरूप ही एकल परिवार का जन्म होता है। ठीक है। चलिए एकल परिवार में कौन कौन होते हैं, तो एकल परिवार में पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। एकल परिवार में सिर्फ पति पत्नी होते हैं और साथ में उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। इस सारे टॉपिक आपको देखने हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब इसके नीचे हम आपको उसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी करवाएंगे, इसलिए आप बीच में छोड़ करके इस टॉपिक को कहीं भी न जाएंगे। और यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऐसा होगा जो कि आपको विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है। तो हम आपको बता देते हैं कि यदि परिवार और पड़ोस से आपके सिलेबस से प्रश्न आता है, परिवार और पड़ोस से आपके सिलेबस से अगर प्रश्न आता है, तो यहाँ जितना प्रश्न दिया गया है उसको आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो इससे बाहर एक भी प्रश्न ऑटोमेटिक नहीं जाएगा। ठीक है। एकदम एक भी बाहर नहीं जाने वाला है, क्योंकि सारे प्रश्न का समावेश हमने इसमें कर दिया है। ठीक है। और एक ही टॉपिक में जो है परिवार का पूरा पाठ आपको हमने समाप्त कर दिया है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा और देखते रहिएगा। एकल परिवार, व्यक्तिगत परिवार के गुण क्या है, या नाभिकीय परिवार के गुण क्या है। ठीक है। एकल परिवार में कलह की संभावना बहुत कम होती है। देखिए एकल परिवार में सिर्फ कौन कौन होते हैं, पति पत्नी और बच्चे होते हैं, तो इसमें पारस्परिक द्वेष जो है नहीं चलते रहता है, इसलिए कलह की संभावना बहुत कम होती है। पति पत्नी के बीच मधुर संबंध होते हैं। देखिए इसमें पति और पत्नी के बीच क्या होते हैं, बहुत ही अच्छे संबंध होते हैं, मिठास होता है। गृह संचालन में स्वतंत्रता होती है। एकल परिवार में है क्या कि गृह संचालन में स्वतंत्रता होती है, क्योंकि आप सिंगल है, आप जैसे चलाइए परिवार उस तरह से आप चला सकते हैं। इसमें किसी से किसी प्रकार का राय सलाह मशवरा विचार किसी का नहीं लेना पड़ता है, जिसके कारण कलह भी कम होती है
पति पत्नी के बीच मधुर संबंध भी होता है और गृह संचालन में स्वतंत्रता होती है। ये व्यक्तिगत परिवार के गुण है। लेकिन एकल परिवार का कुछ दोष भी पाया जाता है, आप उसको भी देख लीजिएगा कि एकल परिवार में क्या दोष मिलता है। शिशुओं के देखभाल की समस्या, एकल परिवार में शिशु के देखभाल की बहुत अधिक समस्या होती है। मान लीजिए कि अगर आपके पति हैं वो कमाने चले गए और अकेले आपको सारा घर का काम करना पड़ता है, तो शिशुओं का देखभाल आप ढंग से नहीं कर पाते हैं। जबकि यही होता है कि संयुक्त परिवार में शिशुओं का देखभाल बहुत अच्छा तरह से होता है। संकट के समय स्थिति दयनीय हो जाती है। अगर किसी तरह से आपको आर्थिक संकट आ जाए या सामाजिक संकट आ जाए तो एकल परिवार में आपकी स्थिति दयनीय हो जाएगी, क्योंकि आप किसी भी सदस्य के साथ मिल करके नहीं रह रहे हैं, आप सबसे अलग रह रहे हैं। इसलिए आपको कोई भी उस समय सेवा सहायता करने के लिए उपस्थित नहीं हो पाता है। इसलिए संकट के समय आपकी स्थिति एकल परिवार की दयनीय हो जाती है। उचित निर्देशन व परामर्श का अभाव, एकल परिवार में उनके दादा दादी नहीं रह रहे होते हैं, कोई बूढ़ बुजुर्ग नहीं होते हैं, जिसके कारण उनका उचित निर्देशन, डायरेक्शन और परामर्श जो होता है, सलाह अच्छा नहीं मिल पाता, जिसके कारण बच्चे बहुत अधिक बिगड़ भी जाते हैं। ठीक है, चलिए नोट कुछ हमने आपके लिए बनाया है, क्योंकि यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आप इसको देख लीजिएगा। परिवार बालक का प्रारंभिक विद्यालय है। प्रश्न आता है कि बालक का प्रारंभिक विद्यालय कौन है, आप इसका टिकिंग करिएगा, परिवार। ठीक है, परिवार को बालक की प्रथम पाठशाला कहा जाता है। परिवार को बालक की प्रथम पाठशाला कहा जाता है। तो बालक की प्रथम पाठशाला किसको कहा जाता है, प्रश्न पूछा गया था, इसका राइट आंसर होगा परिवार। ठीक है, घर शिक्षा का सर्वोत्तम साधन है और बालक का प्रथम विद्यालय है। ठीक है, बालक का प्रथम विद्यालय कौन होता है, उसका घर होता है। बालक का पहला विद्यालय उसका घर होता है, जहाँ वह हर कुछ दे करके अनौपचारिक माध्यम से वह सीख रहा होता है। माता बालक की प्रथम शिक्षिका होती है। बालक जो है अपने माता के साथ बहुत ज़्यादा रहता है, वो बालक की प्रथम शिक्षिका होती है। माता जैसा सिखाती है वैसा बालक सीख रहा होता है। बच्चा की प्रथम अध्यापिका बच्चे की माता होती है। प्रश्न ये भी पूछे गए थे, बच्चा के प्रथम अध्यापिका कौन होती है, तो बच्चे की माता ही होती है, जो उसको सब कुछ सिखाती है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे परिवार और पड़ोस से। अब क्या देख लेंगे यहाँ पर, परिवार और पड़ोस से वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखते चलेंगे कि किस तरह का प्रश्न एग्जाम में निकल के आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न है, परिवार किससे कहते हैं। परिवार किससे कहते हैं आपको बताना है। ऑप्शन है माता पिता और बच्चों के समूह को, एक दूसरे से संबंधित लोगों के समूह को, एक ही घर में रहने वाले लोगों के समूह को, या उपरोक्त सभी। ठीक है, देखिए माता पिता और बच्चों का समूह भी परिवार है, एक दूसरे से मिल करके हम लोग जो रहते हैं वो भी हमारे परिवार के अंतर्गत ही रहते हैं, और एक ही घर में रहने वाले लोगों का समूह जो होता है वो भी परिवार कहलाता है। यानी राइट आंसर इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। संयुक्त परिवार में कौन कौन सदस्य शामिल होते हैं। हरियाणा टेट 2022 का पूछा गया प्रश्न है। संयुक्त परिवार में कौन कौन सदस्य शामिल होते हैं। माता पिता और बच्चे, दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची और बच्चे, केवल माता पिता और केवल बच्चे। तो संयुक्त परिवार में कौन शामिल होता है, तो देखिए संयुक्त परिवार में 3 पीढ़ी के लोग शामिल होते हैं। तो इसमें दादा दादी भी होते हैं, माता पिता भी होते हैं, चाचा चाची भी होता है, बच्चे भी होते हैं, ये सभी संयुक्त परिवार में आते हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। छोटे परिवार में कितने सदस्य होते हैं। देखिए बिहार टेट का पूछा गया प्रश्न है, छोटे परिवार में कितने सदस्य होते हैं। बहुत सारे, कम, 10, 7। ठीक है, तो बहुत सारे परिवार किस में होते हैं, संयुक्त परिवार में होते हैं। बहुत कम परिवार किस में होते हैं, छोटे परिवार, व्यक्तिगत परिवार या नाभिकीय परिवार में होते हैं। और 10 और 7 ये सब चले जाएंगे किसमें, संयुक्त में ही। तो आपसे पूछा है कि छोटे परिवार यानी एकल परिवार में कितने सदस्य होते हैं, तो बहुत ही कम होते हैं। इसका राइट आंसर आप कम मारिएगा। ठीक है, परिवार के सदस्यों के बीच कैसा संबंध होना चाहिए। देखिए परिवार में आप सदस्य के रूप में अगर रह रहे हैं तो उसका संबंध कैसा होना चाहिए, झगड़े का, प्यार और सहयोग का, भेदभाव का, दुश्मनी का। ठीक है, तो परिवार के सदस्यों के बीच जो संबंध होना चाहिए वो होना चाहिए आपका प्यार और सहयोग का संबंध होना चाहिए। पड़ोसी किससे कहते हैं, आपको बताना है कि पड़ोसी किससे कहते हैं। जो आपके दोस्त हैं, देखिए पंजाब टेट का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके सहकर्मी हैं, जो आपके घर के पास रहते हैं। तो देखिए हम लोग कहते हैं
कि अगर कोई सदस्य आते हैं तो बोलते हैं ये राम जी जो है हमारे पड़ोसी हैं। पड़ोसी मतलब हमारे घर के पास में रहते हैं। वो हो सकता है कि बाएं रहते हो, दाएं रहते हो, उत्तर रहते हो, दक्षिण रहते हो, पूरब रहते हो, पश्चिम, लेकिन घर के आसपास जो रहते हैं वो सभी हमारे पड़ोसी कहलाते हैं। ठीक है, तो जो आपके घर के पास रहते हैं वो पड़ोसी कहते हैं। राइट आंसर इसका डी होगा। पड़ोसियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, आपको बताना है कि जो आपके पड़ोसी है उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। एमपी टेट 2021 का प्रश्न है। अशिष्टापूर्ण, सहयोग एवं मैत्रीपूर्ण, उपेक्षापूर्ण, भेदभावपूर्ण। ठीक है, तो पड़ोसियों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, तो सहयोग एवं मैत्रीपूर्ण संबंध होना चाहिए। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। परिवार और पड़ोस हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है। परिवार और पड़ोस का होना हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण होता है। वे हमें कपड़े प्रदान करते हैं, वे हमें भोजन प्रदान करते हैं, वे हमें मनोरंजन प्रदान करते हैं, वे हमें सामाजिक और भावनात्मक सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न था कि परिवार और पड़ोस हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है। तो परिवार और पड़ोस हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है क्योंकि वे हमें सामाजिक और भावनात्मक सहयोग में सहायता प्रदान करते हैं, इसलिए इसका जरूरी हम लोगों को पड़ता है। इसलिए परिवार और पड़ोस से जुड़े हुए रहना चाहिए। यदि आपके पड़ोसी को मदद की ज़रूरत हो तो आप क्या करेंगे। आपको बताना है कि यदि आपके पड़ोसी हैं उनको किसी प्रकार के आपके मदद की ज़रूरत है तो आप क्या करेंगे। उसकी मदद करेंगे, उससे डांटेंगे, उससे छोड़ देंगे, उससे अनदेखा कर देंगे। ठीक है, तो यदि हमारे पड़ोसी को हमारे मदद की ज़रूरी है तो हमें क्या करना चाहिए, उसकी मदद करना चाहिए। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन में परिवार और पड़ोस किस विषय के अंतर्गत आता है। परिवार और पड़ोस किस विषय के अंतर्गत आता है। जल, रिश्ता, भोजन या उद्योग। तो जल तो जल के अंतर्गत आएगा, भोजन भोजन के अंतर्गत, उद्योग उद्योग। यानी परिवार और पड़ोस से क्या बताता है, एक रिश्ता बताता है, इसलिए रिश्ता के अंतर्गत आएगा और पंजाब टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो हम आपको देखिए परिवार और पड़ोस से अब तक जितना प्रश्न लगभग आया है वो भी हम आपको इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। तो आप सभी देख लीजिएगा, वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। सारे प्रश्न को हमने एक ही वीडियो में समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन में पर्यावरण शब्द का क्या अर्थ है। पर्यावरण अध्ययन में पर्यावरण शब्द का क्या अर्थ है। केवल प्राकृतिक परिवेश, केवल मानवीय परिवेश, प्राकृतिक और मानवीय दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो पर्यावरण जो शामिल है वो प्राकृतिक और मानव दोनों का परिवेश को मिला करके ही पर्यावरण मिला है, इसलिए प्राकृतिक और मानवीय दोनों परिवेश इसमें शामिल होगा। परिवार कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3, 4 या 5। ठीक है, तो यहाँ पर मुख्य रूप से परिवार 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं संयुक्त परिवार और दूसरा को कहते हैं एकल परिवार या व्यक्तिगत परिवार या यहाँ पर कहते हैं नाभिकीय परिवार। ठीक है, यानी 2 प्रकार के परिवार होते हैं। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। संयुक्त परिवार में मुखिया कौन होता है। जो आपका संयुक्त परिवार है उसमें मुखिया कौन होता है। घर का सबसे बड़ा सदस्य, घर का सबसे छोटा सदस्य, घर का बच्चा या कोई नहीं। ठीक है, तो संयुक्त परिवार में जो घर का मुखिया होता है उनको सम्मान इज्जत देने के लिए घर का सबसे बड़ा सदस्य को बनाया जाता है घर का मुखिया। परिवार में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है। औपचारिक, अनौपचारिक, विद्यालय या कोई नहीं। सीजी टेट, एमपी टेट, यूपी टेट, देखिए कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो परिवार में हमें किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है। अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है क्योंकि इसमें बच्चा परिवार से हर समय देख करके अनौपचारिक रूप से सीख रहा होता है, तो ये अनौपचारिक शिक्षा हो जाएगा। बालक की प्राथमिक या प्रथम पाठशाला है। बालक की प्राथमिक या प्रथम पाठशाला है समाज, विद्यालय, परिवार या पास पड़ोस। ठीक है, तो बालक की प्राथमिक या प्रथम पाठशाला जो है वो परिवार को ही माना जाता है। परिवार जो है बालक की प्राथमिक या प्रथम पाठशाला है। एमपी टेट में मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में 2024 में भी प्रश्न पूछा गया था। माता के पास सत्ता वाला परिवार क्या है। माता के पास सत्ता वाला परिवार को क्या कहते हैं। मातृस्थात्मक, पितृस्थात्मक, पितृवंशीय, पितृस्थानीय। ठीक है, तो माता के पास जो सत्ता है तो उसको आप लोग कहिएगा मातृस्थात्मक, और पिता के पास जो सत्ता है उसको कहिएगा पितृस्थात्मक। ठीक है, और पूरे वंश खानदान का चल रहा है तो उसको कहिएगा पितृवंशीय। ठीक है, परिवार में पति पत्नी का संबंध है। परिवार में पति पत्नी का संबंध कैसा है। दाम्पत्य क्या होता है,
सहोदर का होता है, पिता पुत्र का होता है, कोई नहीं। ठीक है, तो परिवार में पति पत्नी का जो संबंध होता है वो दाम्पत्य का संबंध होता है। राइट आंसर ए इसका हो जाएगा। परिवार का सबसे छोटा रूप कौन है? परिवार का सबसे छोटा रूप कौन है? नाभिक परिवार, संयुक्त परिवार, विस्तृत परिवार या कोई नहीं। ठीक है, तो सबसे छोटा परिवार को हम लोग क्या कहते हैं? एकल परिवार कहते हैं। एकल परिवार के नाम से जाते हैं। सबसे छोटा परिवार को एकल परिवार कहते हैं, और एकल परिवार को ही हम लोग व्यक्तिगत परिवार कहते हैं, और व्यक्तिगत परिवार को ही हम लोग नाभिक परिवार कहते हैं। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए, नाभिक परिवार। किस परिवार में बच्चों में आत्मनिर्भरता एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है? किस परिवार में? एकल परिवार में, संयुक्त परिवार में, विस्तृत परिवार में या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए किस परिवार में? एकल परिवार में जो होता है वो बच्चों के आत्मनिर्भरता एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है, क्योंकि संयुक्त परिवार में बच्चे जो होते हैं दूसरे पर आत्मनिर्भर होते हैं और निर्णय भी दूसरा कोई होता है, इसलिए ये इसमें समस्या आती है। लेकिन अगर एकल परिवार है तो उसमें उसको खुद ही काम करना होता है, इसलिए उसकी निर्भरता और निर्णय लेने की क्षमता का विकास बहुत जल्द हो जाता है। ठीक है, एकाकीपन की भावना पैदा होती है। एकाकीपन की भावना कब पैदा होती है? एकल परिवार में, संयुक्त परिवार में, विस्तृत परिवार में या इनमें से कोई नहीं। ये आपका जो गुजरात टेट का प्रश्न है। ठीक है, तो एकाकीपन की भावना किस में होती है? एकल परिवार। जो एकल परिवार है उसमें एकाकीपन या अकेलापन का समस्या आ जाता है। वह परिवार कौन सा है जिसमें पति पत्नी और अपने अविवाहित बच्चों के साथ रहते हैं? एकल परिवार, संयुक्त परिवार, विस्तृत परिवार या कोई नहीं। ठीक है, तो वह परिवार जिसमें पति पत्नी अपने अविवाहित बच्चे के साथ रहते हैं वैसे परिवार को हम लोग एकल परिवार कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एकल परिवार। ऐसा सामाजिक समूह जिसका एक सामान्य निवास होता है, आर्थिक सहयोग होता है, जिसमें प्रजनन क्रिया पाई जाती है, उससे क्या कहते हैं? समाज, समुदाय, परिवार या समिति। तो ये है आपका परिवार। परिवार में ही सामान्य जो होता है निवास होता है, आर्थिक सहयोग होता है और प्रजनन क्रिया पाई जाती है। लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होती है, यह कथन किसका है? ठीक है, लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? यह सही है, सही हो सकता है, बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है देखिए लड़के लड़कियों को कर रहा है, मतलब ये लैंगिक पूर्वाग्रह को बता रहे हैं कि आप लड़की हैं इसलिए नहीं जा पाएगा, आप लड़का हैं तो चले जाइएगा। ठीक है, तो लड़के और लड़कियों के की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होती है, यह कथन लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। विद्यालय को बचपन का घर किसने कहा? विद्यालय को बचपन का घर किसने कहा? मॉन्टेसरी, कमेनियस, फ्रोबेल या रेमांड। ठीक है, तो विद्यालय को बचपन का घर किसने कहा? मॉन्टेसनरी ने कहा। किसने कहा? मॉन्टेसनरी ने कहा विद्यालय को बचपन का घर कहा है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा आप यहाँ पे। अगला प्रश्न जो है, परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय है, यह किसने कहा है? ठीक है, यह किसने कहा है आपको बतलाना है। पेस्टोलॉजी, मैजनी, बोगार्ट्स या काम्टे। ठीक है, पेस्टोलॉजी जो है यहाँ पर देखिए उन्होंने कहा कि परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम साधन है और प्रथम विद्यालय है, पेस्टोलॉजी का कथन हो जाएगा। परंपरागत हिंदू परिवार का स्वरूप किस प्रकार का था? पहले जो परंपरा से चला रहा था वो हिंदू परिवार का स्वरूप किस प्रकार का था? संयुक्त परिवार, विघटित परिवार, विस्तृत परिवार या एकल परिवार। ठीक है, तो परंपरागत हिंदू परिवार का जो स्वरूप था वो आपका संयुक्त परिवार था। पहले संयुक्त परिवार ही बहुत ज़्यादा चलता था। एकल परिवार में बच्चों में कौन सा गुण विकसित होने की संभावना सबसे अधिक रहती है? एकाकीपन, आत्मनिर्भरता, स्वयं निर्णय लेने की क्षमता, उपयोग सभी। ठीक है, तो एकल परिवार के बच्चों में एकाकीपन का भाव विकसित हो जाता है, वो बहुत जल्दी आत्मनिर्भर भी हो जाते हैं और स्वयं निर्णय लेने की क्षमता का भी विकास होता है, यानी राइट आंसर आपका उपयोग सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं? शास्त्रीय परिवार, जन्म का परिवार, जनता का परिवार, कोई नहीं। ठीक है, तो जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है उसको हम लोग जन्म का परिवार कहते हैं, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बालक नागरिकता का प्रथम पाठ माता के चुंबन और पिता के संरक्षण के बीच सीखता है, यह कथन किसका है? बालक नागरिकता का प्रथम पाठ, याद रखिए बालक जो है नागरिकता का प्रथम पाठ
आपको यहाँ पर माता के चुंबन और पिता के संरक्षण के बीच सीखता है, यह कथन किस दार्शनिक का है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यह कथन जो है आपको यहाँ पर मैजिनी का है। किसका है? मैजिनी का यह कथन है, याद रख लीजिएगा। समाजीकरण के निम्नलिखित साधनों में कौन सा साधन औपचारिक है? देखिए दो प्रकार का साधन अभी आपको हमने पढ़ाया था, औपचारिक और अनौपचारिक। ये धर्म क्या होता है? देख करके सीखता है बच्चा। प्रथा क्या होता है? देख करके सीख रहा होता है। परिवार क्या है? अनौपचारिक है। इसलिए शिक्षा, तो शिक्षा जो है औपचारिक है। ठीक है, शिक्षा क्या है? औपचारिक साधन है। किसने कहा मनुष्य स्वभाव एवं आवश्यकता से एक सामाजिक प्राणी है? किसने कहा मनुष्य स्वभाव और आवश्यकता से एक सामाजिक प्राणी है? MP टेट 2012 का प्रश्न, वाटो मोर, प्लेटो, परेटो या अरस्तु, किसने कहा? ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों का जो सामाजिक गुण है वो किसने कहा था आपका? तो वो आपका अरस्तु की तरफ से कहा गया था, अरस्तु है। 3 या अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ साथ एक ही घर में निवास करते हैं, यह परिभाषा निम्नलिखित में से किस परिवार को व्यक्त करता है? 3 या अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ साथ एक ही घरों में निवास करते हैं, यह परिभाषा निम्नलिखित में से किस परिवार को व्यक्त करता है? विस्तृत परिवार, नाभिक परिवार, संयुक्त परिवार या पितृत्वात्मक परिवार? ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में ही सबसे ज़्यादा सम्मिलित रह सकते हैं और बच्चे उनके अच्छे निकलते हैं। ठीक है, बच्चों के लिए खेल है। बच्चों के लिए खेल क्या चीज़ है? एक अर्जित मनोरंजन कार्य है, एक जन्मजात प्रवृत्ति है, एक अनावश्यक प्रवृत्ति है, समय को व्यर्थ गंवाने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो देखिए बच्चों के लिए खेल जो क्या है, एक जन्मजात प्रवृत्ति पाई जाती है, या कुछ समय तक सभी बच्चे खेलते ही हैं, ये जन्मजात प्रवृत्ति है। परिवार का इकाई होता है। परिवार का इकाई में कौन कौन होता है? पिता, माता, प्रत्येक व्यक्ति, भाई बहन। ठीक है, तो परिवार का इकाई में पिता भी होता है, माता भी होता है, भाई बहन भी होता है, यानी राइट आंसर इसका आ जाएगा प्रत्येक व्यक्ति। प्रत्येक व्यक्ति जो है परिवार का इकाई माना जाता है। बच्चों का प्रथम गुरु किसको माना जाता है? पिता को, दादा दादी को, माता को या शिक्षक को? ठीक है, तो बच्चों का प्रथम गुरु किसको माना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा बच्चों का प्रथम गुरु आपका जो है माता को। किसको माना जाता है? माता को बच्चों का प्रथम गुरु माना जाता है। इसके पहले भी हमने आपको लिखवाया है। ठीक है, नोट्स में भी लिखवाए हुए हैं। आदर्श परिवार किस परिवार को माना जाता है? संयुक्त परिवार को, छोटे परिवार को, दोनों को या कोई नहीं? ठीक है, तो आदर्श परिवार किसको माना जाता है? तो सबसे छोटे परिवार को जो होता है आदर्श परिवार के नाम से जाना जाता है। संयुक्त परिवार में आश्रित व्यक्तियों के देखभाल में कोई परेशानी नहीं होती है, आश्रित में शामिल होते हैं। संयुक्त परिवार में 2 सदस्य कमाता है तो 4 सदस्य खाता भी आश्रित रहते हैं, उनके देखभाल में कोई परेशानी नहीं होती है, आश्रितों में शामिल। तो आश्रित इसमें कौन कौन आते हैं? तो वृद्ध, अगर आप कमा रहे हैं, आपके वृद्ध माता पिता है तो वो भी आप पर आश्रित है, बच्चे आप पर आश्रित हैं, अस्वस्थ व्यक्ति भी आप पर आश्रित है, यानी ये सभी। ठीक है, यानी संयुक्त परिवार में आश्रित व्यक्ति के देखभाल में कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन आश्रित में कौन कौन होते हैं? तो वृद्ध व्यक्ति होते हैं, बच्चे होते हैं, अस्वस्थ व्यक्ति, ये सभी आश्रित हो जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है। सामाजिक बुराइयों के अंतर्गत कौन कौन आता है? बाल विवाह, दहेज, बाल श्रम, ये सभी। ठीक है, तो बाल विवाह भी सामाजिक बुराई है, दहेज भी सामाजिक बुराई है, बाल श्रम भी सामाजिक बुराई है, यानी राइट आंसर होगा ये सभी। ठीक है, एकल परिवार से तात्पर्य क्या है? एकल परिवार से तात्पर्य क्या है? 8 टेट 2011 में आया था। वर्ष 1950 के बाद बना परिवार, परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं। संपूर्ण परिवार माता पिता और बच्चों के साथ दादा दादी रहते हैं। ठीक है, एकल परिवार में क्या होता है? तो परिवार जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं वो एकल परिवार कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। प्राथमिक समाजीकरण क्या है? प्राथमिक समाजीकरण क्या है? शुरुआती उम्र में परिवार एवं मित्रों से सीखना, किशोरावस्था में समाज से सीखना, प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना, शिक्षकों का अनुसरण करना। ठीक है, तो प्राथमिक समाजीकरण में क्या आता है आपको बताना है। तो प्राथमिक समाजीकरण में जो आता है उस शुरुआती उम्र में परिवार एवं मित्रों के साथ जो सीखता है वही प्राथमिक समाजीकरण होता है। ठीक है, मानव समूह की सबसे छोटी इकाई कौन है? मानव समूह का सबसे छोटी इकाई कौन है? परिवार, ढानी, मोहल्ला या गांव? ठीक है, तो मानव समूह की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो आपका परिवार होता है। भारत में लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु कितना है? एस्टेट में आया हुआ है। ठीक है,
भारत में लड़कियों लड़के के विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? तो लड़की के लिए कितना बनाया गया है अभी? 18 वर्ष। और लड़कों के लिए कितना बनाया गया है? 21 वर्ष। ठीक है, तो 18 वर्ष और 21 वर्ष में आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 18 वर्ष महिला लड़की पहली बार है तो लड़की का 18 वर्ष है, फिर लड़का दूसरा बार है इसलिए लड़का का 21 वर्ष है। ठीक है, 18 वर्ष एवं 21 वर्ष, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला देखिएगा, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 2006, 2008, 2011, 1997। ठीक है, तो भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम जो कब पारित किया गया? 2006 ईस्वी में पारित किया गया। बच्चों को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? परिवार से, विद्यालय से, सांस्कृतिक केंद्र से, धार्मिक केंद्र से। ठीक है, तो बच्चों को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? तो उसके परिवार से ही प्राप्त होता है, जिससे समाजीकरण सीखने लगता है। मानव रुधि वर्ग का खोज किसने किया? लैंडस्टीनर, जैनिक्स, पेंटिनमास्ट या कार्ल मार्क्स। ठीक है, मानव रुधि वर्ग का खोज किसने किया आपको बताना है। ठीक है, तो मानव रुधिर वर्ग का खोज लैंडस्टीनर ने किया। अगला है, सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई है गोत्र, वंश, परिवार या सभी? बंगाल टेट में 2018 में पूछा गया है। तो सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई जो होती है वो आपका परिवार ही होता है। ठीक है, परिवार ही होता है। बालक को दिए जाने वाले आराम व निस्वार्थ प्रेम का सर्वोत्तम उदाहरण है किसका? वह जिस समाज में रहता है उसका, वह जिस घर में रहता है उसका, वह जिस परिवार में रहता है उसका, या कोई नहीं। ठीक है, तो बालक को दिए जाने वाला आराम और निस्वार्थ प्रेम का सर्वाधिक उदाहरण ये होगा कि वह जिस परिवार में रहता है, वह जिस परिवार में रहता है वहीं पर उसको मिलता है, इसलिए वह जिस परिवार में रहता है। परिवार की परिकल्पना के पीछे आधारभूत तथ्य क्या है? परिवार की जो परिकल्पना की गई उसका आधारभूत तथ्य क्या है? मानव का सामाजिक प्राणी होना, मानव का अकेला होना, कार्य करने में परेशानी होना, या कोई नहीं। ठीक है, तो परिवार की परिकल्पना के पीछे जो अवधारणा थी वो था आपका मानव का सामाजिक प्राणी होना। ठीक है, मानव का सामाजिक प्राणी होना। अगला है, लैंगिक विभेद क्या होता है? लैंगिक विभेद क्या होता है? समाज में ऊंच नीच की भावना, समाज में सांप्रदायिकता का भावना, समाज में लड़के एवं लड़कियों के लिए अलग अलग नियम, समाज में किसी जाति विशेष का बहिष्कार। ठीक है, तो लैंगिक विभेद मतलब लिंग का विभेद होता है, जो कि लड़का और लड़की में विभेद होता है। तो समाज में लड़का और लड़कियों के लिए अलग अलग नियम बनाने से लैंगिक विभेद हो रहा है। पारिवारिक वृक्ष क्या है? पारिवारिक वृक्ष क्या है? किसी देश की जनसंख्या को दर्शाता है, किसी राज्य की जनसंख्या को दर्शाता है, किसी जिले की जनसंख्या को दर्शाता है, किसी परिवार के सदस्यों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, तो पारिवारिक वृक्ष क्या है? तो ये किसी परिवार के सदस्यों की संख्या को दर्शाता है, उसी को हम लोग पारिवारिक वृक्ष के नाम से जानते हैं। एकल परिवार की अपेक्षा संयुक्त परिवार में कार्यभार कम होने का कारण क्या है? कार्यभार का बढ़ जाना, कार्य को कुशलतापूर्वक करना, कार्य का व्यवस्थित स्वरूप, कर्तव्यों की उपेक्षा। ठीक है, तो एकल परिवार की अपेक्षा संयुक्त परिवार में कार्यभार कम होने का कारण है कार्यभार का बढ़ जाना। घर में जितने सदस्य रहते हैं उसको थोड़े थोड़े काम बांट दिए जाते हैं, इसलिए काम बढ़ जाना है। ठीक है, यानी कार्यभार का बढ़ जाना है। अगला है, एकल परिवार का अधिक प्रचलित होने का कारण क्या है? एकल परिवार जो है वो अधिक प्रचलित हो रहा है, इसका कारण क्या है? जनसंख्या कम, महंगाई कम, कलह की कम संभावना, उपयोग सभी। ठीक है, तो एकल परिवार का अधिक प्रचलित होने के कारण जनसंख्या भी कम होता है, महंगाई में भी कमी होती है और कलह की संभावना भी कम होती है। ये एकल परिवार की विशेषता है, यानी राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसी परिवार को दर्शाया जाता है? परिवार को किस तरह से दर्शाया जाता है? पारिवारिक वृक्ष से, पारिवारिक बार चार्ट से, पारिवारिक पाई चार्ट से, या किसी से नहीं। ठीक है, तो किसी परिवार को दर्शाया जाता है वह उसके पारिवारिक वृक्ष से। किससे दर्शाया जाता है? पारिवारिक वृक्ष से दर्शाया जाता है। विद्यालय परिसर में छात्रों को खेल कूद की क्रिया में भाग लेना आवश्यक है। छात्रों को अपनी सृजनात्मक क्षमता का विकास होगा, छात्रों में स्वस्थ स्वयं का विकास होगा, शारीरिक विकास उचित ढंग से हो सकेगा। ठीक है, तो छात्रों में अपनी सृजनात्मक क्षमता का विकास होगा, छात्रों से स्वस्थ स्वयं का शारीरिक विकास उचित ढंग से हो सकेगा। उपरोक्त सभी, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, चलेगा। ठीक है, अनुज कक्षा 4 में पढ़ता है, अमित उसका बहुत अच्छा मित्र है, वह उसकी सहायता करता है, प्रदर्शन में
उचित अनुचित में, सुख दुख में या किसी में। ठीक है, तनुज कक्षा 4 में पढ़ता है, तो अमित का आकार बहुत अच्छा मित्र है, तो वह उसकी किसकी सहायता करेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन सभी में, प्रदर्शन में भी सहायता करेगा, सुख दुख में भी करेगा, उचित अनुचित में भी करेगा, सभी चीज़ में सहायता करेगा। सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला कहा जाता है। सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला किसको कहा जाता है? परिवार, विद्यालय, गांव या कोई नहीं। ठीक है, तो सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला जो है उसका परिवार माना जाता है। क्या माना जाता है? उसका परिवार माना जाता है। किसने परिवार के कार्यों का वर्गीकरण आवश्यक और या अनावश्यक रूप से किया है? मैकाइवर, गुटेनबर्ग, ऑगनबर्ग या कोई नहीं। ठीक है, तो परिवार के कार्यों का वर्गीकरण आवश्यक और अनावश्यक रूप से किया गया। देखिए, आवश्यक भी किया गया है और अनावश्यक भी किया गया है। तो आवश्यक और अनावश्यक किसके द्वारा किया गया है? मैकाइवर के द्वारा, गुटेनबर्ग के द्वारा, ऑगनबर्ग के द्वारा या कोई नहीं। ठीक है, तो मैकाइवर के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? मैकाइवर के द्वारा दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, परिवार के मुख्य शारीरिक कार्य कौन कौन से हैं? परिवार में जो मुख्य शारीरिक कार्य कौन कौन है? पालन पोषण करना, भोजन की व्यवस्था करना, शारीरिक सुरक्षा देना, या सभी। ठीक है, तो परिवार के मुख्य शारीरिक कार्य जो है आपका पालन पोषण। क्या चीज़ है? पालन पोषण भी होगा, भोजन भी होगा, शारीरिक सुरक्षा भी कराना होगा, यानी राइट आंसर ये सभी हो जाएगा। राइट आंसर यह सभी में लगेगा। परिवार की सामान्य विशेषता है। एक परिवार की सामान्य विशेषता क्या होती है? विवाह संबंध, सामान्य निवास, वंशवाद या सभी। तो एक परिवार की सामान्य विशेषता है जिसमें विवाह संबंध मधुर हो, सामान्य निवास इनका कहीं पर हो, और वंशवाद, सभी वंश एक दूसरे का एक साथ चले, और राइट आंसर सभी। तो राइट आंसर इसका सभी होगा। कौन सी मित्रता सबसे अच्छी मानी जाती है? कौन सी मित्रता सर्वोत्तम मानी जाती है? आनंद की मित्रता, गुण की मित्रता, अच्छाई की मित्रता, उपयोगी मित्रता। ठीक है, तो अच्छाई की मित्रता जो है वो हमारे लिए सर्वोत्तम माना जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त परिवार का गुण नहीं है? संयुक्त परिवार का गुण नहीं है। आलस्य का अभाव, कृषि व्यवस्था के लिए उपयुक्त श्रम विभाजन की व्यवस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए आप देखे होंगे एकल परिवार में क्या होता है? निर्णय लेने की क्षमता होती है और वहाँ सुस्त नहीं होता है। ठीक है, एकाकीपन होता है, सुस्त नहीं होता। लेकिन संयुक्त परिवार में क्या होता है कि 2 परिवार कमा रहते हैं, 4 परिवार उस पर आश्रित रहते हैं। तो कौन सा एक संयुक्त परिवार का गुण नहीं है? तो आलस्य का अभाव, उनमें आलस बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो ये जो है गुण नहीं है। भारतीय परिवार का स्वरूप कैसा है? मातृस्थात्मक, पितृस्थात्मक, मातृस्थानीय, कोई नहीं। ठीक है, तो भारतीय परिवार का जो स्वरूप होता है वो आपका होता है पितृस्थात्मक। क्या होता है? पितृस्थात्मक होता है। यूपी टेट, एमपी टेट में 2021 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा परिवार समरक्त संबंधी परिवार का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा परिवार समरक्त संबंधी परिवार का उदाहरण है? एकल परिवार, वैवाहिक परिवार, संयुक्त परिवार या कोई नहीं। ठीक है, तो समरक्त परिवार का मतलब होता है संयुक्त परिवार के सभी रक्त आपस में मिल गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर ईवीएस के अंतर्गत पार्ट 1 परिवार और पड़ोस को आप संबंध का समाप्त कर लिए हैं। अगर परिवार और पड़ोस से कोई प्रश्न आता है तो इससे बाहर आपको नहीं जाएगा। आपको अगर केवल पर्यावरण का नोट्स लेना हो तो 150 रुपये, लेकिन पर्यावरण अगर जुड़ करके तैयारी करना हो तो वो आपको जो पुराने कैंडिडेट है वो करेंगे, और वो पेमेंट करने के बाद उनको सारा चीज़ जाने लगेगा। तो आप इसके लिए संपर्क कर लीजिएगा 96 310 54 226। ठीक है, कितना है? 96 310 54 226 पर आप लोग संपर्क बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, 96 310 54 226, 96 310 54 226। ठीक है, 9631054226 पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार फिर से मोबाइल नंबर देख लीजिएगा, 9631054226 पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस तरह से देखिए, इसके नीचे इसका आंसर सेट उत्तर पत्र भी आपको लगा दिए हैं। अब इसके बाद आपको टॉपिक 2 मिलेगा। टॉपिक 2 आपका भोजन से है, तो वो भी हम आपको बना दे रहे हैं। तो सारे नोट्स और पीडीएफ आपको यहाँ पर जो है ईवीएस का कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आरटी जय किताब से, तो आप यहाँ से अवश्य खरीद करके पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।